रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम श्वसन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐड जो कि अमिताभ बच्चन ने किया हुआ है कि ग्लूकॉन डी पीते ही जान में जान डाल दी। हमें देखना ये है कि ग्लूकॉन डी पीते ही जान में जान कैसे डालता है। तो इस रेस्पिरेशन के थ्रू, इस श्वसन प्रोसेस के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी मतलब एटीपी, जिसे हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन है। हमने ग्लूकोज लिया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन एंड इट लिबरेट, it forms 38 ATP molecules. So when one molecule of glucose oxidizes, it generates 38 ATP molecules. This is what we call it energy. तो किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद में कैसे ये 38 ATP बनाता है, इस प्रोसेस को हमें देखना है। इस प्रोसेस को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि पहला हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रैब्स साइकिल और तीसरा है ऑक्सीडेटिव ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अल्टीमेटली जब हम इन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो हमें ATP, जिसे हम कहते हैं एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका पहले प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो हमें देखना ये है सबसे पहले कि सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने कोई भी ग्लूकोज, चाहे आप खाने के माध्यम से लें या आपने ग्लूकोन डी पिया हुआ है या किसी भी तरीके से, तो क्या वो अल्टीमेटली अपना ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। और ब्लड कैपिलरीज में आने के बाद में से फॉर एग्जांपल दिस आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और वो यहाँ 2 सेल, ये सेल है, सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, तो इस सेल के बीचों बीच में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं हम इंट्रासेलुलर स्पेस। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आते हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में वो सेल के साइटोप्लाज्म में पहुँच जाते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेल के अंदर पहुंच गए हैं। इधर भी पहुंचा दो, वो तो जो है एक सेल में हो रहा है वही सभी सेल में होगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गए हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे इनको, और तोड़ने के बाद में दे विल जनरेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। सेम वे हियर, तो ग्लाइकोलाइसिस मींस बेसिकली ये वर्ड जो है वो ड्राइव किया हुआ है ग्रीक से, जिसका मीनिंग ग्लाइकोस मींस स्वीट। यहाँ हम कंसीडर करेंगे ग्लूकोज को, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, जिसमें कि ग्लूकोज को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। हमने जैसे कि बताया कि ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। 3 साइंटिस्ट, एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, जिन्होंने कि इस प्रोसेस को बताया था, इसलिए इस प्रोसेस का दूसरा नाम, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम हम EMP पाथवे भी कहते हैं। इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। द प्रोसेस डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, हैंस इट्स ए एनारोबिक प्रोसेस, इसलिए यह एनारोबिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या देखा हमने फाइनली, जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ये ब्रेकअप होने के बाद में 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल देखें, जिसमें कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस में देयर आर 2 फेजेस, 2 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकेंड वन इज पे ऑफ फेज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यार। पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में देखना है कि हमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, अल्टीमेटली हमें बनाना है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखना है ग्लूकोज का, उसके बाद में यू कैन ड्राइव द होल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज में मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, मतलब कि आपको 6 कार्बन बनाने हैं। तो दीज आर 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। So here as we have seen there are 6, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन है, the glucose has 6 कार्बन। So 1 2 3 4 5 and this one is 6। आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे एल्डिहाइड CHO लगाना है, नीचे CH2OH लगाना है 6वें कार्बन पर, बाकी का सब OH लगना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो 3rd कार्बन है वहाँ पर राइट हैंड साइड में H होता है, बाकी का OH आप लगा सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब इस ग्लूकोज स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ अप्लाई करना है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें कि ट्राई मींस
3 फास्फेट हैं और वो कन्वर्ट होगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फास्फेट कहाँ गया, वो एक फास्फेट यहाँ पर लग जाएगा, ये H हट करके P आ जाएगा। देखिए अब तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल जो छठवां कार्बन है वहाँ पर जो 6 कार्बन है उसको चेंज करना है। किस तरीके से, नाउ इट्स बिकम CH2OP। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है उस पर फास्फेट अटैच हो गया है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमें इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर मीन्स हम कह सकते हैं कि एक पिता के 2 बेटे, एक पिताजी से दोनों बेटे हैं तो क्या होगा कि उनके जीन्स सेम रहेंगे लेकिन उनकी शक्लें, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस होंगी। तो सेम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहता है, C6H12O6, इसका भी C6H12O6। इनकी जो डिफरेंस जो है वो उनकी स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ आप देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, जबकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन C11O है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हमें देखना क्या है कि किस तरीके से हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर जो एक H है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, सो नाउ इट्स बिकम CH2O, और ये वाला H है इसको भी हम यहाँ ले आएंगे तो इट्स बिकम CH2OH। तो यहाँ पर दोनों H चले गए हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर CO बचेगा, तो उसको लिख दिया हमने C11O। दिस इज कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज। और बाकी का जो भी स्ट्रक्चर, रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, केवल चेंजिंग आपको यहाँ पर करनी है। सो नाउ वी हैव द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें हम ATP अप्लाई करेंगे। ATP अगेन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट विल कन्वर्ट इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक फास्फेट हमें फिर से मिलेगा, वो एक फास्फेट हम जो फ्रक्टोज का जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, ये 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर हम लगा देंगे, यहाँ H को रिप्लेस करके P आना है। तो यहाँ पर क्या होगा CH2OP। तो हम देख पा रहे हैं कि फ्रक्टोज की जो फर्स्ट कार्बन है और 6 कार्बन है दोनों पर फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है फ्रक्टोज 1,6, यानी फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन बेस फॉस्फेट बाई बेस 2 फॉस्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि हमें जो 6 कार्बन कंपाउंड जो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है इसको हमें ब्रेकअप करना है, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेकअप किया है इस तरीके से, यहाँ पे आएगा CHO, CHOH एंड CH2OP, CHO, CHOH, CH2OP। दिस इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको शॉर्ट में हम PGAL भी कहेंगे। दूसरा जो है कंपाउंड वो कैसे बनाना है, इस H को हम यहाँ ले जाएंगे, सो नाउ इट्स बिकम CH2OH, CH2OH, C11O एंड CH2OP, CH2OH, C11O, CH2OP। दिस इज DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पर हमने जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें 2 कंपाउंड मिले, एक DHAP, दूसरा PGAL, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो DHAP है ये भी अल्टीमेटली PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर PGAL के 2 मॉलिक्यूल आ गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल था ही पहले से, दूसरा DHAP इसमें कन्वर्ट हो गया। तो नाउ वी हैव द 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL। अब जितने भी कंपाउंड बनेंगे सभी को 2-2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे हमें NAD से NADH2 या हम कहें NADH+H या NADH2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे NAD से NADH2 बनेगा और यहाँ पे हमें लगाना है PI, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI लगाना है। तो अल्टीमेटली वी विल हैव हियर दिस वन। यहाँ पे करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि CHO की जगह COOP, P भी फॉस्फेट यहाँ लग गया है, बाकी का ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये नया कंपाउंड बना है, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फेट 2 ऐड है, इसलिए इसको हम 1,3-PGA भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट है इसको हमें हटाना है। जब ये भी हटेगा तो इसको कौन पकड़ेगा, ADP,
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसमें ऐड हो जाएगा तो इट्स बिकम ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब यहाँ से हट जाएगा तो नाउ व्हाट वी हैव सीन हियर, हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के केवल थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए अब इसका नाम, हम यहाँ 13PGA बोल रहे थे, अब हम इसको बोलेंगे 3PGA क्योंकि थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ऐड है। इसके बाद में ये करना है कि जो फॉस्फेट थर्ड कार्बन पर है उसको मैं कन्वर्ट करके सेकंड कार्बन पर लेके आना है। सेकंड कार्बन पर लेके आने में क्या होगा कि ये वाला H जो है नीचे आ जाएगा और P ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस पे क्या होगा, सेम वे COH, केवल यहाँ कन्वर्जन हुआ है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। इसको बोल दिया हमने 2PGA क्योंकि अब PGA के सेकंड कार्बन पर फॉस्फेट आ गया। तो यहाँ पे 13PGA, then 3PGA, then 2PGA। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो H2O निकालना है, H2O हम निकालेंगे। H2 निकालने पर हमारे पास में क्या बचेगा, COH, COP एंड CH2। दिस इज व्हाट वी कॉल इट PAP, फास्फोइनोइल पायरुवेट। इस कंपाउंड के बाद में क्या करना है कि यहाँ पर जो P है इसको भी हमें हटाना है। इस P को हम दे देंगे ADP को, तो क्या बना लेगा ये ADP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये P हटेगा तो यहाँ पे H आ जाएगा और H जो है उसको हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH, C डबल बॉन्ड O एंड H जब यहाँ आ जाएगा तो इट बिकम CH3। सो नाउ वी हैव द पायरुविक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। अब हम यहाँ बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। एंजाइम के लिए सिंपल सा काम क्या करना है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब भी आपको ATP से ADP कन्वर्ट करना है तो एक पर्टिकुलर एंजाइम है काइनेज, वो लगता है। दूसरा NAD से NADH2 या FAD से FADH2 बनाने जा रहे हैं तो उसमें एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजनेज, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो एंजाइम जो लगते हैं वो सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चूंकि हमें सबस्ट्रेट ग्लूकोज है तो यहाँ पे ग्लूको, और चूंकि कन्वर्जन हो रहा है ATP से ADP का, तो यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा ग्लूकोकाइनेज, इसको हम हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो है हेक्सो शुगर है, 6 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि हेक्सो शुगर कारण इसको हेक्सोकाइनेज हम देख पा रहे हैं, ATP के कारण यहाँ काइनेज लगाया हुआ है। दूसरा हमने जैसे बताया कि ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो आपका लगेगा आइसोमरेज, सिंपल। देन अगेन फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों शुगर जो है फ्रक्टोज हैं, दोनों पे फास्फेट ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसे हम कहते हैं फास्फोफ्रक्टो, और कौन सा आएगा, ATP कन्वर्ट हो रहा है तो काइनेज, ये इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PFK, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि यही पूरी ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमें देखना है कि जब हमें ये 1 2 3 का कंपाउंड में ब्रेकअप करना है, तो ब्रेकअप के लिए यहाँ पर्टिकुलर एंजाइम है, उसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, इट विल ब्रेक अप दिस फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, दिस पार्ट विल ब्रेक अप इनटू द DHAP एंड PGAL, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड फास्फोग्लिसराइड। अब बाद में ये DHAP भी PGAL में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल हमारे पास में PGAL के हैं। और इसके बाद में फर्दर तो यहाँ पे जो ये DHAP भी एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये वाला H यहाँ ले आइए, ये वाला H यहाँ ले आइए, तो यहाँ पे ये CHO है, CH2 हो जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम लगाएंगे आप आइसोमरेज। इसके बाद में जैसा कि हमने आपको बताया कि जब NAD से NADH+H बनाना है आपको, तो क्या है, डिहाइड्रोजनेज लगेगा। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आपका PGAL है, यानी फास्फोग्लिसराइड, PGAL डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट एंजाइम की हम बात करें तो जो कि यहाँ पे फास्फोग्लिसरिक एसिड या PGA, तो हम इसको बोलेंगे फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पे काइनेज, ATP कन्वर्जन, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर जब भी आप थर्ड कार्बन से सेकेंड पर फास्फेट ट्रांसफर करेंगे, किसी भी कार्बन से किसी कार्बन करेंगे, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम है, इसका नाम है म्यूटेज। पानी का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है, इनोलाइजेशन भी कहलाता है, इनोलाइजेशन। इसलिए यहाँ पर्टिकुलर एंजाइम है, उसका नाम है इनोलेज। और ये जो हम जानते हैं कि काइनेज लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा उसका नाम है
पायरुवेट काइनेज, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। चूंकि हमें आपको ये बताना है यहाँ पर कि ये CHO जो है वो किस तरीके से COOP में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास में PGAL है, दिस इज PGAL, एंड देन हमने यहाँ पे PI यानी इनॉर्गेनिक फास्फेट को ऐड किया हुआ था। इनॉर्गेनिक फास्फेट हम जानते हैं कि H3PO4 के फॉर्म में होता है, H3PO4। तो यहाँ पे अगर मैं H3PO4, तो यहाँ पे आपने ये करना है कि ये H जो है उसको ले आइए और ये निकाले, दोनों H ले लिया आपने, ये दोनों H को पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, NAD क्या बना लेगा, NADH2। तो यहाँ पर दोनों H चलेगा, क्या बचा आपके पास में COO एंड दिस वन होल इज P। इस तरीके से COOP बन जाता है। तो ये COOP और बाकी का सेम रहेगा। इस तरीके से PGL से हम 1,3-PGA बना सकते हैं। क्लियर? अब एनजाइम बनाने पर लगाना है ATP सीट खत्म कर उसको। हम देखिए, हमने बताया था कि ये ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम प्रिपरेटरी फेज, दूसरा हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में हम क्या देखते हैं कि हमने अल्टीमेटली इस पूरी प्रोसेस का, इसके आगे जो प्रोसेस का मेन एम है, ग्लूकोन डी पीते ही जान में जान डालते हैं, यानी ग्लूकोज जो है एनर्जी लिबरेट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी निकालेगा। किस तरीके से? लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि एनर्जी को निकालने के लिए पहले हमें एनर्जी लेनी पड़ती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि घर में हम अगर खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में क्या करना है कि आपको रोटी, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, तो रोटी को बनाने के लिए पहले कि हमें गैस का यूज़ करना पड़ता है या आप लकड़ी का यूज़ करते हैं, ईंधन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें रोटी, इससे एनर्जी मिलती है, उसको बनाने के लिए पहले एनर्जी इनपुट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो सेम वे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज में हमने देखिए एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ATP लग रही है, यहाँ पे देखिए ATP लग रही है। इस तरीके से यहाँ पे क्या ATP लग रही है, इसे कहते हैं प्रिपरेशन करना पड़ता है। पे ऑफ के बाद में हमें पे ऑफ करना, मतलब कि हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है। सेम वे एक बार खाना बनने के बाद एनर्जी कैसे मिलती है, ये देखिए आप NADH+H, ये जब जाएंगे ATS में तो ये 3 ATP बनाएंगे। एक मॉलिक्यूल NADH2 का 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर सभी ये यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल थे, तो जितने भी बन रहे हैं यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल ये बन गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ATP। तो इस तरीके से हमें गेनिंग हो रही है, ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की गेनिंग हो रही है। तो इस तरीके से आपका 2 फेजेस जो हैं, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज को बताया गया है। ठीक है सर, थैंक यू। हम यहाँ आपको ग्लाइकोलाइसिस की ATP सीट्स के बारे में बताना जा रहे हैं कि ATP, कितने ATP कंज्यूम होते हैं, कितने ATP यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टोटल ATP सीट्स में ATP यूज्ड। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने जो बताया, उसमें 8 ATP आपने इन्वॉल्व किया। दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने में आपने ATP यूटिलाइज किया। इस तरीके से हमने पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 ATP को यूज़ किया। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, ATP फॉर्म। ATP फॉर्म में हम देखेंगे, ये दोनों स्टेप हो गए आपके। अब यहाँ पे देखना है PGAL से हम बनाने जा रहे हैं 3-PGA, PGAL से 1,3-PGA बनाने में आपके पास में 2 मॉलिक्यूल आए NADH2 के, और हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जब TDS में जाता है तो जनरेट 3 ATP मॉलिक्यूल। हियर वी हैव 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, सो इट्स बिकम 3 into 2, 6 ATP। देन 1,3-PGA, 1,3-PGA, 2,3-PGA, यहाँ पर आपके 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। देन PEP टू पायरुवेट, यहाँ पे आपके फिर से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं इस स्टेप में, ये स्टेप में। देन टोटल आपके पास 10 ATP मॉलिक्यूल आए, और 10 ATP मॉलिक्यूल्स में से आपने यूज जो किए हैं वो किए हैं आपके 2 ATP मॉलिक्यूल्स। सो अल्टीमेटली द टोटल ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज 8 ATP।
यहाँ आपको बता दें कि वैसे हम जब ATP ये जब NADH2 है जब ETS ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस में जाएंगे तब ये 6 ATP जनरेट करेंगे। लेकिन हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ओनली 4 ATP मॉलिक्यूल्स। यदि हम 4 में से हमने 2 जो यूज़ किए हैं उसको हम हटा दें तो किस तरीके से 4 ATP टोटल देन 2 ATP देन वी विल हैव द 2 ATP। यदि आपसे कोई पूछता है कि नेट गेन ATP तो आपका आंसर रहेगा 2। यदि कोई पूछता है कि टोटल ATP इन ग्लाइकोलाइसिस तो आपका आंसर रहेगा 8। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस।